नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग यह जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण का हम निर्धारण रासायनिक अभिक्रिया से कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण के क्या लाभ होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको यह भी जानना है कि अगर कोई अभिक्रिया रासायनिक हो रही है तो वहाँ पे इसको हम पहचानेंगे कैसे कि अभिक्रिया रासायनिक ही है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में अभी यह एक बात है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करेंगे, रासायनिक समीकरण के लिए काम करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया काम करेंगे, लेकिन हमको यह भी जानना जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम यह कैसे बताएंगे कौन सी क्रिया, कौन सी अभिक्रिया पदार्थ में कैसा होने वाला क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो पहले हम जानेंगे किस आधार पर हम निर्धारित करेंगे, किस आधार पर हम बताएंगे कि किसी पदार्थ में होने वाली जो अभिक्रिया है, क्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि कैसे हम निर्धारित करें कि होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके कुछ गुण है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि होने वाली रासायनिक क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले यदि जो आप देख रहे हैं, जो आप लिए हुए हैं पदार्थ, यदि उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, उसके मतलब कि जो क्रिया करता है, जो क्रिया के लिए हम पदार्थ लिए हुए हैं, यदि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसको उदाहरण से भी समझते चलेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को यह तो रासायनिक नाम हो गया, कॉपर सल्फेट कहते हैं। जब आप प्रयोगशाला में जाइएगा तो वहां पे जार में रखा हुआ रहता है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। उसका रंग होता है नीला, उसका रंग होता है नीला। आप किसी परखनली में, किसी बर्तन में उसको ले करके जब उसमें किसी लोहे के कील को, जब उसमें किसी लोहे के कील को डाल देंगे तो यह लोहा इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके बना लेता है फेरस सल्फेट। क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट। और जब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट आता है तो यह फेरस कॉपर को अलग कर देता है, तो कॉपर आ जाता है बाहर। और इस स्थिति में जब वह आपका काम होता है तो ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप उसमें लोहा डाले हैं और कॉपर नीचे जमा हो जाता है, यह रहता है नीला। और यह जब लोहा डाल देते हैं तो हो जाता है हरा। यानी रंग में परिवर्तन होता है तो हम समझ रहे हैं, हम समझ जाते हैं कि यहां पर होने वाली क्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट से आगे हम लोग अभिक्रिया में समझेंगे कि कैसे अभिक्रिया करता है। यह अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले एलिमेंट को, धातु को विस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पे खुद आ जाता है। यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है उसमें लोहे का कील डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात उसका रंग बदल जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि पहला कैसे हम बताएंगे, यदि जो पदार्थ लिए हैं उसमें किस क्रिया के पश्चात रंग में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो, लिया जाए तो उसकी अवस्था कुछ और हो और जब नया पदार्थ बने तो उसकी अवस्था कुछ और हो। जैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन, यह किस अवस्था में होता है? गैस में होता है। हम लेते हैं ऑक्सीजन, यह किस अवस्था में होता है? गैस में होता है। जब दोनों को मिला करके हम इसको जलाते हैं, गर्म करते हैं तो बन जाता है जल। यह किस अवस्था में होता है? लिक्विड। यह किस अवस्था में होता है? लिक्विड, जल की अवस्था में होता है। अब यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिल गया तो यह बन गया जल, जिसकी अवस्था जल होती है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, पहले कुछ और हो, बाद में क्रिया के पश्चात कुछ और बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा, उष्मा का अवशोषण हो या उत्सर्जन हो। अवशोषण का मतलब कि उष्मा की उपस्थिति में क्रिया हो या क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है उसके साथ साथ उष्मा का निष्कासन भी हो। अब दोनों देखिए, जैसे हमने आपको बताया था जब एक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखा था कि
हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जब इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, यानी कि अभिक्रिया संपन्न होगा। लेकिन कब? जब इसको हम गर्म करेंगे, यानी कि यहां पर उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उष्मा जुड़ेगा तब जाकर के यह क्रिया होगा, अन्यथा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा। जब इसको गर्म करेंगे तभी यह टूटेगा और टूट करके कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि उष्मा का अवशोषण होना चाहिए, यानी कि उष्मा को मिलना चाहिए वहां पदार्थ के साथ, तब जाकर के वह क्रिया होगी। और उष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि क्रिया के पश्चात उष्मा निकले, तो कैसे हम देखेंगे? तो हमने बताया हुआ है कि जब कली चूना पर जब जल को गिराते हैं तो उसके फलस्वरूप एक और उसका स्वरूप बदल जाता है। जब उसमें हाथ लगाते हैं तो हमें गर्म प्रतीत होता है, पहले तो नहीं होता है, लेकिन जब पानी इसमें डालते हैं तो वह गर्म हो जाता है। तो वह गर्मी कहां से आया? तो उस क्रिया के पश्चात आया, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जब उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा अवशोषित हो, तब वह क्रिया संपन्न हो, या क्रिया के पश्चात क्या हो? उष्मा निकले, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा किसी गैस का अवक्षेप के रूप में निष्कासन हो, यानी कि क्रिया के फलस्वरूप जब कोई गैस निकले, तो इसके लिए हम एक आगे प्रयोग भी पढ़ेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं कि जब कॉपर सल्फेट, जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं, जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं और इस पर हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गिराते हैं, तो यह क्या करता है? यह अभिक्रिया कर लेता है और उसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट बना लेता है और इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम इसको प्रयोग के द्वारा भी पढ़ेंगे कि यहां पर जब हम किसी जार में जिंक के टुकड़े को लेकर के जब इसमें हम टिपकाव कीप से जब H2SO4 को गिराते हैं तो यहां पर हमें एक गैस मिलती हुई प्रतीत होती है, और इस गैस को हम यहाँ पर जब लाते हैं और ला करके निकालते हैं और इसके पास जब मोमबत्ती ले जाते हैं तो हमें ध्वनि के साथ साथ, यानी कि चिट चिट या फट फट की ध्वनि के साथ साथ वहां पे एक ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जलता हुआ प्रतीत होता है। तो वह जलता हुआ किसके कारण प्रतीत होता है? हाइड्रोजन गैस के कारण। यानी कि गैस का निष्कासन कब हो रहा है? जब हम जिंक पर हाइड्रोजन सल्फेट को डाल रहे हैं तब, यानी कि जब क्रिया के पश्चात किसी गैस का निष्कासन हो अवक्षेप के रूप में, तो हम कहेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और देखिए, अवक्षेप के रूप में अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण, यानी कि जब अभिक्रिया कराएं तो अभिक्रिया के संपन्न होने के पश्चात जो बर्तन हम लेते हैं, बर्तन के नीचे तल्ली में हमको कोई अविलेय ठोस पदार्थ प्राप्त होना चाहिए, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हम मान लेते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट ले लिए, AlSO4 और इसके साथ हमने मिला दिया बेरियम क्लोराइड। अब यह जब अभिक्रिया करेगा तो यहां पर बन, यानी कि जब किसी क्रिया के पश्चात उस जिस बर्तन में हम क्रिया करा रहे हैं उसमें कोई अवक्षेप आपको मिले, कोई ठोस पदार्थ अलग से आपको प्राप्त हो जाए नए पदार्थ के अलावा, तो हम कहते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा ताप में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन कब होगा? जब उष्मा का अवशोषण होगा या उष्मा का उत्सर्जन। जब उष्मा का अवशोषण होगा तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा? ताप घट जाएगा। यानी कि जब ताप में बदलाव हो क्रिया के पश्चात, तो हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि हम इन सभी स्थितियों के द्वारा, इन सभी स्थितियों को देख करके, अब जैसे देखिए अवस्था में परिवर्तन हो, बच्चा बढ़ करके बड़ा हो जाता है, अवस्था बदल गया, हम क्या कहेंगे? रासायनिक क्रिया हो रही है। आम जब पेड़ पर लगता है तो छोटा से बड़ा हो जाता है, वहां पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पक जाता है तो हरा से पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यह हम देख करके बता सकते हैं इन सारे क्रियाओं के पश्चात किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इन सब के द्वारा भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। तो इसके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो अब हम आते हैं, हम रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के दोष
और जब दोष होगा तो उसको दूर भी करेंगे, यानी कि हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के दोष और उसको दूर करने के उपाय। तो आइए जानते हैं उसके दोष। तो अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के दोष को, कि रासायनिक समीकरण के दोष क्या होते हैं, इसके लाभ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लाभ के साथ साथ दोष को भी जानना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो कुछ इससे हमको लाभ मिल रहा है, तो इसका दोष क्या है। अब यहाँ पे हम दोष को रखेंगे नहीं, दोष को जानेंगे और उसको दूर करेंगे, और दूर करके तब रासायनिक समीकरण को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दोष क्या है कि रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण सिर्फ लिख देने से वहाँ पे शामिल जो रासायनिक समीकरण में जो शामिल पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था का पता नहीं चल पाता है। अवस्था मतलब कि वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि जलीय विलयन के रूप में है। अब यहाँ पे या तो दोष हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसको दूर कैसे करेंगे। तो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पदार्थ के बगल में कोष्ठक में उनकी अवस्था को प्रकट करते हैं। ठोस के लिए S का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का प्रयोग करते हैं, गैस है तो G का प्रयोग करते हैं, और जलीय विलयन होता है तो AQ का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि रासायनिक समीकरण से हमको यह पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है। तो इसको कैसे दूर करेंगे। तो अगर अवशोषण हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या करते हैं, अभिकारक के साथ प्लस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रहा है, तो प्रतिफल के साथ प्लस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है कि इससे निष्कासित गैसों का पता नहीं चल पाता है, यानी कि अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ गैस प्राप्त हुआ, तो हमको यह पता नहीं चल पाता कि गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, जो गैस होता है उसके बगल में ऊपर की ओर तीर का निशान दिखा देते हैं। यह तीर बताता है कि यह गैस बाहर की ओर निष्कासित हो रहा है। इसके अलावा अभिक्रिया में बनने वाले जो अवक्षेप है, जो ठोस अविलेय पदार्थ होते हैं, जो बर्तन की पेंदी में जमा हो जाते हैं, उनका भी पता नहीं चल पाता है कि समीकरण में वह कैसे प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जो अवक्षेप मिलता है उसके बगल में नीचे की ओर तीर लगा देते हैं, यह बताता है कि यह जो बना हुआ पदार्थ है यह बर्तन की पेंदी में नीचे जमा हो जाएगा। इसके पश्चात हम समीकरण से यह पता नहीं लगा पाते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है। जो अभिक्रिया जिसका आप समीकरण लिखे हैं उसकी प्रकृति क्या है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। उत्क्रमणीय का मतलब यह हुआ कि जो अभिक्रिया दोनों ओर से होती है, मतलब अभिकारक से प्रतिफल बन गया, फिर प्रतिफल को हम मिलाएंगे तो हमको प्रतिकारक मिल जाएगा। तो हम उस समीकरण को देख करके यह नहीं बता सकते हैं कि वहां पर आपका वह अभिक्रिया जो है वह उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। तो उस समीकरण में हम करते क्या है उसको दूर करने के लिए, तो आप बराबर का चिन्ह देते हैं या तीर का निशान ऐसे देते हैं। अगर यह दोनों दिया हुआ है समीकरण में तो हम कहते हैं कि यह समीकरण जो है, यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, और यह एक तीर अगर लगता है तो यह बताते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय है। तो ऐसे हम इसको बता पाते हैं कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय है। समीकरण से हमें यह पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया किस बाह्य कारक की उपस्थिति में कार्य कर रही है। मतलब कि अगर कोई बाह्य कारक से वो अभिक्रिया प्रभावित हो रही है, कोई बाह्य कारक उसको प्रभावित कर रहा है, जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, आपका क्या कहते हैं कि हवा का वेग हो गया, यह सारे बाह्य कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो हमको वहां से पता नहीं चल पाता है। तो हम क्या करते हैं, तो वहां पे जो तीर दिया होता है उसी के ऊपर हम बाह्य कारक को नोट कर देते हैं। इससे पता चलता है कि इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसके अलावा समीकरण में हमें उत्प्रेरक का पता नहीं चल पाता है कि यह इसमें कोई उत्प्रेरक शामिल है कि नहीं है। उत्प्रेरक का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, तो उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो वहां पे वह भी पता नहीं चल पाता, उसको भी हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर या नीचे उसको हम दर्शाते हैं। तो यह तो दोष हो गया। अब हम दोष सहित नहीं पढ़ेंगे, दोष रहित पढ़ेंगे। दोष रहित कैसे पढ़ेंगे, तो दोष करने का दूर करने का उपाय, जैसे अभी दोष के साथ साथ हमने कैसे इसको दूर करेंगे उपाय बताए हैं, तो अब उपाय को लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में शामिल दोषों को
कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसे दूर करने के उपाय को लिखेंगे। अभी तो हमने समझा दिया, उसको लिखेंगे और इसके अलावे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग जानेंगे। तो पुनः अगले क्लास में मिलते हैं।